गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 4 मुग़ल साम्राज्य। जो मुग़ल साम्राज्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सल्तनत काल के बाद में किस तरीके से जो मुग़ल प्रशासन है या जो मुग़ल काल है उसका शासन रहा। तो इसमें मुख्य रूप से मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विभिन्नताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में मुग़ल लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अर्थात पूरा जो भाग था उस पर वो पूरा जो संपूर्ण महाद्वीप था उस पर अधिकार कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुग़ल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अर्थात जो प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा फहराते हैं वो लाल किले के ऊपर फहराते हैं, ठीक है, और वहाँ से संबोधित करते हैं। मुग़ल कौन थे? तो मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खां जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, उनके वंशज थे। परंतु मुग़ल वंश अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। मुग़ल सैन्य अभियान। प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। अर्थात 12 वर्ष की उम्र में जो बाबर था वो फरगना का शासक बना था। मुग़लों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तालिका 1 में मुग़लों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप ये गौर करेंगे कि अफ़गान मुग़ल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुग़लों और अहोम सिखों अध्याय 8 और 10 में इनका वर्णन पढ़ेंगे हम। मेवाड़ और मारवाड़ का अध्याय 9 में पढ़ेंगे। सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन के युद्ध का अंत हो गया? ये सभी हम आगे आने वाले जो अध्याय हैं उनमें पढ़ेंगे। देखिए, मुग़ल सम्राट है, प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से 30। 1526 में जो बाबर है वो भारत में आया था और पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर जीत गया था। तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफ़गान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा को हराया और उसके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित कर दिया। अर्थात मुग़लों का जो शासन है वो स्थापित हो गया। उसके बाद में दूसरा शासक है वो हुमायूं है, 1530 से 40 तक और 1555 से 56 तक। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खां ने
हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। दोनों युद्ध जो हुमायूं वो हार गया। इन पराजयों से ने ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया, अर्थात वो यहाँ से भागकर ईरान की ओर चला गया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, परंतु अगले वर्ष इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। एक दीनपना पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियाँ थी, उससे वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में अकबर आता है 1556 से 1605 तक। 13 वर्ष की एक छोटी सी आयु में अकबर सम्राट बन गया। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारी के से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की रानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान किए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों में भी उसने जीत हासिल कर ली और अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। इसके बाद में जो अगला राजा बनता है वो जहांगीर बढ़ता है। जो जहांगीर है, उस जहांगीर के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।